जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस 1 कर लिए थे। टुडे आई विल डिस्कस प्रोनाउन प्रैक्टिस 2। आई होप कि आप प्रैक्टिस 1 देखे होंगे और उसके सारे कंसेप्ट समझने का प्रयास किए होंगे। बट इफ हैविंग एनी डाउट देन यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और वहाँ से हम आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द देंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 1 to 10 कर लिए थे हम लोग प्रैक्टिस 1 में। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। द 5 sisters lived in Patna and they loved each other. Let's see. The 5 sisters lived in Patna. 5 बहन थी, कहाँ रही? पटना में रहती थी। यहाँ तक तो सही है। And they loved each other. वे क्या करती थी? एक दूसरे से प्यार करती थी। तो 5 सिस्टर, रिमेम्बर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रिमेम्बर योर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है कि एक दूसरे से के बीच का संबंध बतलाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वह एक ईच अदर होता है, ईच अदर, और दूसरा जो होता है वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। यदि हम बात करें ईच अदर की तो ईच अदर जो होता है वह दो के लिए होता है। ईच अदर जो होते हैं दो के बीच के संबंध के लिए आपके ईच अदर आते हैं। और मोर देन टू यानी दो से अधिक के लिए, मोर देन टू दो से अधिक के लिए आपके वन अनदर आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि आपका कि यू एंड ही लव, तुम और वह एक दूसरे को प्यार करते हो, तो यू एंड ही दो के लिए क्या आएगा? तो दो के लिए ईच अदर, ईच अदर, तब ये सही है। बट इफ यू से कि यू, ही एंड आई लव है, तब क्या होगा? मोर देन टू है, 1 2 3, तो 2 से अधिक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन अनदर। तो आई होप इस तरह से आप यूज ऑफ ईच अदर और वन अनदर के बारे में समझे। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी वह 5 बहनों में हो रही थी, तो 5 के लिए क्या आएगा? ईच अदर न आकर यहाँ पे क्या आएगा? वन अनदर आ जाएगा। तो पार्ट सी आपका क्या था? गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Rahul was present in the class except Raman and I. Rahul was present in the class. Rahul क्लास में present था except Raman and I. किसको छोड़कर? तो Raman and I. Remember one thing. After preposition always comes objective case. After preposition always you have to use objective case. That means यदि preposition आ जाए तो उसके बाद जो आपका प्रोनाउन आएगा वो हमेशा किस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। देखिए एक्सेप्ट आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन चूंकि द सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ए नाउन आर इक्वल। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नाउन के इक्वल होते हैं, तो रमन का रमन होगा। बट आपका आई जो है यहाँ सब्जेक्टिव केस है जो गलत है, आपका आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो एक्सेप्ट रमन एंड मी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग टू द पिक्चर्स एवरी डे। आपके पिता पसंद नहीं करते हैं क्या आपका मूवी देखने, पिक्चर्स, प्रत्येक दिन मूवी देखने जाना। देखिए
योर फादर डज नॉट लाइक, सही है। यू गोइंग, यू गोइंग, गोइंग यू नो दैट V4 इज ऑल्सो कॉल्ड जिरंड। V4 जो होता है वह जिरंड का रोल करता है, और जिरंड जो होता है एक नाउन होता है, यह नाउन इक्विवेलेंट होता है। रिमेंबर, यदि आपके नाउन आएंगे तो नाउन के पहले जो केस होंगे वह कौन केस होंगे प्रोनाउन का, वह पॉजेसिव केस होगा। और चूंकि जो जिरंड है वह आपका नाउन ही होता है, और इसलिए आपके जो गोइंग है उसके पहले यू ना आकर यू का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, योर। तो इस तरह से आपका योर गोइंग जो होगा ये सही होगा। ये पार्ट बी में क्या है, गलत। Next comes the question number 14. The candidates who we have selected are smart, young and ambitious. देखिए, प्रोनाउन की सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके टाइप्स होते हैं उनमें से एक आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए, रेसिप्रोकल। These all are very important in view of your examination. तो यहाँ पे जो है the candidates who we have, यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आपके वह होते हैं जो दो सेंटेंस को यानी दो शब्द को जोड़कर आपस में उसके जो है रिलेशन को क्रिएट करते हैं। और इस तरह से आपके जनरली जो मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है वह आपके हु है, वह आपके हुम है, वह आपके विच है, वह आपके हुज है, वह आपके डेट। These 5 are very important in view of your examination. Who, whom, which, whose and that. अब देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ सही है। Remember one thing, कि यदि आपका जो हु है, हु या हुम या आपका हुज, ये आपका हु जो है सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुज पॉजेसिव केस है। यदि हु आएगा तो उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, तो जहां पे सेंटेंस में होंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, देन आफ्टर ऑलवेज कम, एक्सेप्शन कुछ छोड़ के कम्स, आपके जो आएंगे वो क्या होंगे, वर्ब होंगे। तो हु के बाद चेक कीजिएगा कि आपके वर्ब है कि नहीं। और पहला चीज कि जो हु हुम, फर्स्ट थिंग दैट कि हु हुम ये जो होते हैं आपके लिविंग थिंग के लिए होते हैं। हु हुम लिविंग थिंग के लिए हम लोग हु हुम और हुज का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हु के बाद क्या चाहिए, वर्ब। ऑब्जेक्टिव केस हुम, देखिए जब सेंटेंस का कोई एंड होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर क्या होगा, अगेन कोई सेंटेंस होंगे उसके तो क्या आएंगे, सब्जेक्ट। तो यदि हुम होगा तो वह उसके बाद सब्जेक्ट होगा। लेट्स सी अगेन, हु होगा तो वर्ब होगा और लिविंग थिंग होंगे तीनों के लिए। यदि आपके हुम होंगे तो सब्जेक्ट होंगे और लिविंग थिंग होंगे। यदि हुज होगा तो हुज के बाद भी आपके सब्जेक्ट होगा, बट ये सब्जेक्ट इसको क्या करेगा, रिलेट करेगा यानी संबंध बतलाएगा। तो इस तरह से हु हुम और हुज का कंसेप्ट। यदि हम बात करते हैं आपके इसके बाद हु के बाद विच, तो विच जो होता है, विच सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस इसका विच ही होता है, इसका पॉजेसिव केस ऑफ विच होता है, ऑफ विच। ये जो आएंगे आपके, ये आपकी विच जो आएंगे वो आपके एनिमल के लिए आ सकते हैं या आपके थिंग के लिए आ सकते हैं। थिंग और एनिमल के लिए विच, विच और ऑफ विच। सेम पैटर्न यहाँ पर भी विच आएगा सब्जेक्टिव केस तो वर्ब, ऑब्जेक्टिव केस भी रहेगा तो आपके सब्जेक्ट, और ये रहेगा तो सब्जेक्ट वर्ब रिलेट करेगा। इस तरह से यदि बात करते हैं डैड की, तो डैड जो होता है आपका, इसके कई यूज हो जाते हैं। जैसे आपका लिविंग के लिए हु हुम हुज, नॉन लिविंग के लिए दैट मीन एनिमल या थिंग के लिए आपका विच,
लेकिन दोनों जब एक साथ आ जाए, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, तो इस केस में आपका जो है डेट का यूज करिए। उसके बाद यदि आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उस केस में जो है आपका डेट आएगा। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उस केस में आपका डेट होगा। यदि आपका कुछ वर्ड जैसे आपके क्वांटिटिव वर्ड होते हैं, जैसे ऑल हो गया, सम हो गया, ओनली हो गया, नन हो गया, सेम हो गया, इस तरह से नथिंग हो गया, ये जो भी वर्ड है आपके ईटीसी, ये जो भी वर्ड यदि सेंटेंस में आ रहे हैं तो इसके बाद जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे ऑलवेज कम्स दैट। तो रिमेंबर हाउ टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन। जनरली 5 रिलेटिव प्रोनाउन यू हैव टू लर्न इन योर इंग्लिश, और भी है वाट वगैरह है या जो भी है, बट इतना जो है आपका इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं हु, हुम, हुज लिविंग थिंग के लिए होंगे, विच जो है एनिमल या थिंग के लिए होंगे, और डैट जो होंगे इसका इतने यूज है। इस तरह से आगे क्वेश्चन आएंगे जो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बट एक चीज आप ट्रिक से याद रखिए कि यदि आपका हु दिया हुआ है तो उसके बाद वर्ब चाहिए, यू नीड वर्ब। हुम दिया है तो यू नीड सब्जेक्ट। यदि हुज दिया है तो सब्जेक्ट, बट रिलेशन मस्ट बी इन गिवन सेंटेंस। तो इस तरह से हम चेक करते हैं द कैंडिडेट्स हु वी हैव। और एक चीज और, जो भी ये सारे का मीनिंग जो आएगा, ये हु का मतलब कौन नहीं होगा, सारे का मीनिंग जो होगा ज से होगा, जो होगा, जिसे होगा, जिसका होगा। इस तरह से ये सब का मीनिंग निकलेगा, जो, जिसे और जिसका। ठीक है, द कैंडिडेट्स यानी कैंडिडेट्स हु वी हैव सिलेक्टेड आर स्मार्ट, यंग एंड एम्बिशियस। वह कैंडिडेट जिसे हम लोग सिलेक्ट किए हैं, वी हैव सिलेक्टेड, हम लोगों ने सिलेक्ट किया, स्मार्ट है, यंग एंड एम्बिशियस है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, हु आपका क्या आया, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपके जो ये दिखाई दे रहे हैं क्या है, सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग्स आपके ये द कैंडिडेट्स क्या है, आपके लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग होने के कारण जो रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे वो आपके क्या आएंगे, हु, हुम या हुज में से। जब इस लिविंग थिंग है और इसके बाद सब्जेक्ट है तो यू नीड विच रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपको हु नहीं आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट के लिए आपका हुम आ जाएगा। हुज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आगे इससे रिलेशन रहता। तो इस तरह से आपका यहाँ हु ना होकर क्या होगा, यहाँ पे आपका हुम हो जाएगा। तो इस तरह से पार्ट क्या है, बी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। तो इस तरह से आपका जो होगा, whom the candidates whom we have selected are smart, young and ambitious. Next come to the question number 15. The only book which you have purchased today is in demand nowadays. वह बुक जो आपने आज खरीदा है उसका आजकल डिमांड क्या है, ज्यादा है। देखिए द ओनली बुक, अभी हमने देखा कि डैट के यूज में, रिलेटिव प्रोनाउन डैट के यूज में हमने क्या देखा कि कुछ वर्ड भी थे, जैसे आपके नन थे, ओनली था, ऑल था, सम था, सेम था, उसके बाद नथिंग था। तो इस तरह से जो भी आ रहे हैं ये सारे वर्ड चूंकि इनडिफिनिट की बात करते हैं, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, इसीलिए इस सारे वर्ड यदि आने के बाद आप जो है आराम से जो है उसके बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन डैट का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका होगा द ओनली बुक डैट, ना विच होगा क्योंकि आपका विच जो है एनिमल या थिंग्स के लिए, ओनली देखकर यहाँ पे डैट। तो इस तरह से आपका एरर जो है पार्ट बी में है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Let's see question number 16. There is none who can help you in this crucial time. There is none, यानी कि यहाँ
कोई नहीं है, नन मतलब कोई नहीं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 14-15 में देखे कि सम वर्ड्स विच आर फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन दैट, तो इस तरह से आपका ऑल, सम, एनी, नन जो भी है, तो फिर नन आया है तो आप माइंड सेट कर लीजिए कि आगे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे वो हु नहीं आएंगे, क्या आएंगे, दैट आ जाएंगे। तो इस तरह से पार्ट बी आपका क्या है, इधर। नेक्स्ट 17, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर। पार्टी चीफ जो पार्टी के अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर expressed his views on demonetization in India। डिमोनेटाइजेशन मतलब मूल्यों की कमी, मुद्रों में कमी। तो इस तरह से पार्टी चीफ और किसने, एंड द चीफ मिनिस्टर। रिमेंबर वन थिंग्स, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका पढ़ेंगे आर्टिकल से, कि यदि कोई नाउन हो और नाउन के पहले यदि आर्टिकल हो, यदि नाउन हो उसके पहले आर्टिकल हो और फिर आपके नाउन हो, तो यदि नंबर ऑफ आर्टिकल एक हो तो आपके जो सब्जेक्ट होंगे, यानी यहाँ पे एंड से जुड़ा हो और इस तरह से आपका हो, तो आपके जो सब्जेक्ट होंगे सिर्फ क्या होंगे, ये इसके बारे में बात करेंगे। जैसे यदि हमने बोला द चीफ मिनिस्टर, जस्ट चीफ मिनिस्टर एंड द पार्टी चीफ, एंड पार्टी चीफ। देखिए यहाँ पे भी हम बात करते हैं द चीफ मिनिस्टर एंड पार्टी चीफ, यहाँ इस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं, इसलिए जो आपके चीफ मिनिस्टर है वही कौन है, पार्टी चीफ। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिसाइड करता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट की। तो इस तरह से एक आर्टिकल है तो आपके सब्जेक्ट कौन है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन यदि आपका आर्टिकल इस स्ट्रक्चर को हो कि आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस आपके आर्टिकल प्लस नाउन दिया, यदि इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो आर्टिकल की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट की संख्या होंगे एक से अधिक हो जाएंगे। इस तरह से द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, तो पार्टी चीफ अलग है और चीफ मिनिस्टर अलग है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है। द पार्टी चीफ जो है अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यू, अपना क्या किया, व्यू को एक्सप्रेस किया, बतलाया। हिज किसके लिए आया, तो सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए आया है। और ये सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या ही है, क्या नहीं। सब्जेक्ट आपका देखा जाए तो क्या होगा, दे है, और दे का यदि हम देखें कि आपका पॉजेसिव केस क्या होता है, तो दे का पॉजेसिव केस आपका देयर होता है, ही का पॉजेसिव केस हीज होता है। तो आपका जो सब सेंटेंस है वह प्लूरल होने के कारण आपके सब्जेक्ट यहाँ हीज ना होकर क्या होगा, यहाँ देयर होगा। इस तरह से द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज ऑन डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। तो पार्ट बी क्या है आपका, इधर। नेक्स्ट 18 नंबर, द यंग मैन इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। यंग मैन ने क्या किया, चेयरमैन को बताया कि वह इंट्रोड्यूस किया एज द होस्ट, होस्ट के रूप में ऑफ द इवेंट। उससे जो इवेंट था उसके होस्ट देखते हैं जो आपके मेन एक तरह से मनोरंजन करने वाले। तो इस तरह से हम कर सकते हैं द यंग मैन इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन। रिमेंबर वन थिंग्स, यदि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सिंगुलर के लिए सेल्फ लगाकर और प्लूरल के लिए जो बनाते हैं वह सेल्फ्स लगाकर बनाते हैं। सिंगुलर के लिए आपका सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्फ्स लगाकर। यदि हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली इसका काम जो होता है वह आपके ऑब्जेक्ट के रिपीट जो ऑब्जेक्ट करते हैं उसके लिए आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि आई डिस्ट्रॉयड, देखिए आई डिस्ट्रॉयड और यहाँ कर दिए मी, आई डिस्ट्रॉयड मी, मैं किसे, मैं मुझे बर्बाद किया, तो गलत है। इस तरह से आई डिस्ट्रॉयड मी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, सही।
तो इस तरह से इसका जो प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट पे पड़ता है। बट some words which always takes reflexive pronoun after them, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा लेते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कुछ ऐसे वर्ब जो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा फॉलोड किए जाते हैं। जैसे आपका इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे प्रोस्ट्रेट हुआ, जैसे परजेंट हुआ, अपसेंट हुआ, अभेल हुआ, इस तरह से अप्लाई हुआ। ये जो भी आपको रिजाइन हुआ, etc, ये जो भी वर्ब है ये सारे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके बाद संभवतः आपको आएंगे। संभवतः कहने का मतलब यदि आपके इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 100% मैंडेटरी है आना। जैसे मान लीजिए हमने आई लिखा, आई रिजाइंड द पोस्ट, क्या यह सेंटेंस सही है? तो आई रिजाइन द पोस्ट, क्या मैंने पोस्ट को रिजाइन कर दिया? तो गलत है, ये आपका सही होगा आई रिजाइंड माई सेल्फ द पोस्ट, मैंने पोस्ट को खुद रिजाइन कर दिया। तो इस तरह से आपके जो वर्ब होंगे इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपका मैंडेटरी है इसको यूज करना। देखिए द यंग मैन ने इंट्रोड्यूस किया, चेयरमैन को इंट्रोड्यूस किया, खुद को चेयरमैन के सामने इंट्रोड्यूस किया। तो द यंग मैन इंट्रोड्यूस, और द यंग मैन सिंगल होने का यहाँ पे क्या चाहिए? इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। तो इस तरह से सही होगा द यंग मैन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। तो इस तरह से आपका क्या होगा? 18 का पार्ट ए गलत। रिमेंबर these things कि after some verbs we have to always put reflexive pronoun such as introduce, prostrate, present, absent, avail, apply, resign, etc. In absent of object, generally यदि object नहीं हो, if object is present then we have not used to reflexive pronoun after these all verbs। तो इसके साथ हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट नाइट दे फिनिश्ड द वर्क देमसेल्फ। लास्ट नाइट, देखिए समटाइम्स होते क्या है कि हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट नाइट दे फिनिश्ड द वर्क देमसेल्फ। रिमेंबर जो भी प्रोनाउन आगे आते हैं वो आपके जो पहले भी बात किए हैं कि आगे जो भी आपके प्रोनाउन के केस है, या तो आपके सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, पॉजेसिव केस हो, रिफ्लेक्सिव केस हो, वो अपने पीछे वाले जो होते हैं सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग होते हैं। लास्ट नाइट दे है सब्जेक्ट, फिनिश द वर्क, काम को पूरा किया, देम सेल्फ खुद। अब देम सेल्फ किसके लिए है? दे। अब यहाँ जो लिखा हुआ है देम सेल्फ, सबसे पहले जो आपका दे होता है वह क्या होता है? प्लुरल है, और प्लुरल है तो इसके साथ क्या लगेगा? सेल्फ लगकर बनेगा इसका रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव जो इसका बनेगा वह सेल्फ, और देम सेल्फ दे का क्या बनेगा? देम सेल्फ। तो इस तरह से आपका जो बनेगा देम सेल्फ। तो इस तरह से देम सेल्फ है, आपके इंग्लिश में कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका सही जो होगा देम सेल्फ। तो रिमेंबर वन थिंग, इफ यू यूज ए plural pronoun then you have to use selves as reflexive pronoun। तो इस तरह से आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो इस तरह से आपका जो है देम सेल्फ होगा, देम सेल्फ हो जाएगा पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द डायरेक्टर ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द स्टूडेंट एंड आई गोइंग। देखिए इसके पहले भी हम लोग बात किए थे कि जनरली जो प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हमने देखा था कि आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसको याद रखिए। उसी तरह से ऑलवेज जनरली वर्ब के बाद भी क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। उसके बाद एक लेट वर्ब होता है। लेट क्या है? एक वर्ब है,
और इसके बाद ऑलवेज, लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। आपको जो है पूरे वॉइस नरेशन सब जगह लेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और लेट बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेट का जो मतलब होता है वह अनुमति देना, अलाउ करना, या किसी को सजेशन भी लेना, तो उस तरह से लेट। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो when you use pronouns after let, then always keep in your mind that कि after let must be objective case of pronoun। इसके बाद जो pronoun होना चाहिए objective case का होना चाहिए। तो let यहाँ पे है to director ordered the teacher, डायरेक्टर ने ऑर्डर किया टीचर को, लेट द स्टूडेंट एंड आई गो, स्टूडेंट्स को जाने दो एंड आई गोइंग, और मैंने क्या किया, अंदर आया। तो इस तरह से द लेट यहाँ दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स नाउन है, एंड आई न होकर यहाँ क्या होगा, मी गो इन, पार्ट सी क्या है, गलत। तो रिमेंबर, लेट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। आपके प्रीपोजिशन के बाद क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस। आपके वर्ब के बाद क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह आप वहां पे कंपैरिजन के लिए देखे थे, जनरली देन के बाद क्या देखे थे, सब्जेक्टिव केस। जैसे यू आर स्मार्टर देन ही, हिम नहीं ही। तो इस तरह से आप जो है छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिए। सेंटेंस लंबा हो सकता है, आपके जो है एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, आपके सेंटेंस दो मतलब है पार्ट्स बहुत बड़े होंगे, बट उसके कंसेप्ट, ग्रामर जो उसमें एरर होंगे वो तो वही होंगे ना कंसेप्ट। तो रिमेंबर ऑल कंसेप्ट। तो इस तरह से आप जो है 20 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 21। द बॉय एंड हिज डॉग विच एंटर्ड द टेम्पल वेयर कॉट। बॉय यानी जो लड़का और उसका कुत्ता जो मंदिर में प्रवेश किया, वेयर कॉट क्या किया गया, पकड़ा गया। द बॉय एंड हिज डॉग, ठीक है। द बॉय क्या है, आपके लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग। और आपका हिज डॉग क्या है, आपका एनिमल है, एनिमल है। तो रिमेंबर, आपके जो यहाँ सब्जेक्ट जो हुए द बॉय एंड हिज डॉग हुआ। तो इस तरह से आपके आगे जो इसका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह क्या आएगा, तो लिविंग थिंग होता तो हु आता या हुम आता या हो जाता। यदि आपका एनिमल होता या नॉन लिविंग थिंग होता तो विच आता या आपका जो भी ऑफ विच आता। बट आपके यहाँ पे दोनों है। जब दोनों है तो हमने बतलाया अभी कुछ देर पहले कि जब दोनों हो, लिविंग प्लस आपके या तो लिविंग हो, लिविंग प्लस एनिमल हो, लिविंग प्लस एनिमल, या तो आपका लिविंग प्लस नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग। इस केस में जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे ऑलवेज दैट, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। तो रिमेंबर, व्हेन यू यूज लिविंग प्लस एनिमल और लिविंग प्लस नॉन लिविंग, देन यू हैव टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो इस तरह से आपका यहाँ विच ना होकर क्या होगा, दैट होगा। तो पार्ट बी क्या था, गलत। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। He prostrated before his master who had returned from London after a year। Prostrated मतलब होता है प्रणाम करना, यानी दंडवत प्रणाम करना। तो इस तरह से अभी हम लोग कुछ देर पहले बात ही किए थे कि कुछ ऐसे वर्ब, सम वर्ब्स which are always followed by reflexive pronoun, जिसमें हमने बात किया था रिजाइन हो, इंजॉय हो, प्रोस्टेटेड हो। इस तरह से जो भी वर्ब होते हैं, अवेल, प्रेजेंट, अब्सेंट, इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वह प्रोस्टेट किया यानी खुद किसको प्रोस्टेट किया। तो इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपका प्रोस्टेटेड के बाद क्या होना चाहिए, हिम सेल्फ, क्योंकि हिम के अकॉर्डिंग हिम सेल्फ, ही प्रोस्टेटेड हिम सेल्फ बिफोर हिज मास्टर। पार्ट ए क्या है, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। She hates everybody and everything who reminds her of her mistakes। देखिए, she hates everybody and everything, वह क्या घृणा करती है, everybody सब
सबसे और सभी से, यानी एवरीबडी क्या है, आपके लिविंग थिंग है, एवरीबडी लिविंग थिंग है, एवरीबडी लिविंग थिंग है, और एवरीथिंग जो है आपका नॉन लिविंग थिंग है। एवरीबडी लिविंग थिंग और एवरीथिंग नॉन लिविंग। देखिए लिविंग प्लस नॉन लिविंग के केस में आप जानते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह क्या आएगा, दैट आएगा। तो यहाँ पे याद रखिए एवरीबडी लिविंग एंड एवरीथिंग नॉन लिविंग। अब आगे जो भी आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह से आएंगे तो फिक्स है क्या रिलेटिव प्रोनाउन से एरर आएंगे, आप उम्मीद करिएगा। तो हु ना आकर क्या आएगा, तो आपके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आएगा, दैट। पार्ट सी क्या है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, he saves himself on Sunday। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, he saves himself on Sunday। वह क्या करता है, खुद को संडे को सेव करता है, यानी जो दाढ़ी वगैरह होते हैं। देखिए he saves, अभी तक हमने देखा कि कुछ जो वर्ब थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ वर्ब के बाद क्या हुए थे, हमेशा यूज हुए थे। बट कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है यूज नहीं होता है। जैसे आपका सेव हुआ, जैसे आपका ड्रेस हुआ, जैसे आपका कंसील हुआ, जैसे इस तरह से जो भी आएंगे आपका सेल हुआ, इसके बाद वाश हुआ, इस तरह से जो भी आपके वर्ब दिखाई देंगे उसके बाद आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा। सेव, तो ही सेव्स हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ को यहाँ से रिमूव कीजिए और आपका पार्ट जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। तो ही सेव्स हिमसेल्फ ऑन संडे, तो ओनली यू कैन से ही सेव्स ऑन संडे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स दैट योर्स। आवर्स का मतलब है कि आवर प्रॉब्लम, तो यहाँ जो है आपका आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स, आवर सेम प्रॉब्लम। और आप देख रहे हैं कि द सेम आने के बाद आप जब इस बात को याद रखिए, द सेम आए, ओनली आए, नन आए, ऑल आए, इस सारे के बाद जो आगे आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस को जोड़ने के लिए वो हमेशा क्या होंगे, डेट होंगे। तो आवर्स आर द सेम, अब आगे क्लियर है क्या आएगा, डेट आएगा, डेट सही है। आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम दैट योर्स, बट जब द सेम आए और यहाँ पे इसके वर्ब का क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाए, आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम दैट योर्स, यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ दैट ना आकर यहाँ क्या आएगा, एज आएगा। और एज को लाने के बाद यू फाइंड दैट कि आपका जो मीनिंग होगा वह कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी याद रखिए कि द सेम जो है अपने वर्ब के साथ मीनिंग कंप्लीट नहीं करने के कारण आगे जो है डेट न लेकर क्या लेगा, एज लेगा। समटाइम्स आपको देन दे देगा, दैट दे देगा, विच दे देगा, बट सारे रंग है, ओनली क्या आएगा, एज। आवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज योर्स, जैसा आपका। तो यहाँ पार्ट क्या है, सी गलत। आई होप आपने जो है 25 क्वेश्चन तक अभी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और नेक्स्ट प्रैक्टिस 3 में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह से उसके बाद प्रोनाउन की 40 एरर तक देखने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। देन आफ्टर हम लोग वोकैब को 2-3 वीडियो वोकैब पर करेंगे। वोकैब पे 50 वोकैब करने के बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज जैसे कर रहे हैं एडजेक्टिव पे आ जाएंगे। और इस तरह से आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस फैमिली को जो है थोड़ा बड़ा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जहाँ भी, वेयर एवर पॉसिबल, आप चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, किसी भी ग्रुप हो, ताकि हमें भी अच्छा लगे और फैमिली का जो है आपका एक तरह से मेंबर ज़्यादा हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।